फॉलआउट सीरीज के अंदर दिखाए हुए वॉल्ट 33 का फॉलआउट गेम्स के अंदर कौन सा प्लॉट होल है, कितना वक्त लगा था फॉलआउट सीरीज के अंदर दिखे हुए टाइटन आर्मर को बनाने में, वॉल्ट 32 के सीन्स को शूट करने के लिए यहाँ पर कौन सा जुगाड़ सेट किया गया था, किस किस रियल लाइफ अबैंडन्ड सिटीज और वेस्टलैंड्स पर फॉलआउट सीरीज की शूटिंग हुई है, कितना वक्त लगता था वॉल्टन गिबिन्स को गूल के कैरेक्टर में रेडी होने के लिए, और इंडिया की किस कंपनी ने इस कैरेक्टर को क्रिएट करने में कौन सी हेल्प की है, और फाइनली इसकी सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। बेथेस्डा कंपनी की क्रिएट की हुई फॉलआउट गेम्स का अपना फैंडम तो था ही, बट Amazon प्राइम पर रिलीज हुई फॉलआउट सीरीज ने गेम और कैजुअल फैंस दोनों को काफी ज्यादा सरप्राइज किया, जिसकी वजह से ही कई लोगों ने फॉलआउट गेम्स को दोबारा खेलना भी शुरू किया। आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानने वाले हैं और जानेंगे कि इसे बिहाइंड द सीन कैसे क्रिएट किया गया था। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें इस सीरीज की शुरुआत की तो बेथेस्डा एक्चुअली साल 2008 से ही अपने इस फ्रेंचाइजी के ऊपर एक टीवी शो लाना चाहता था, जब बेथेस्डा ने एक्चुअली फॉलआउट 3 गेम को रिलीज किया था। बट बेथेस्डा के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पीट हाइंस ने उन्हें इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस तरह से कुछ सालों पहले 2005 में डूम मूवी के साथ जो हुआ था वो इस सीरीज के साथ भी हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने इंतजार किया और लेटर ऑन क्रिस्टोफर नोलन के भाई जॉनथन नोलन ने बेथेस्डा को इस सीरीज पर काम करने के लिए अप्रोच किया। और जैसा कि एज अ स्क्रीन राइटर और वेस्ट वर्ल्ड टीवी शो को क्रिएट करने के कारण उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ पर उन्हें ये चांस मिल गया। और फाइनली 2020 में MGM स्टूडियोज ने इस बात को अनाउंस किया कि वो Amazon प्राइम वीडियो के साथ मिलकर इसकी एक टेलीविजन शो पर काम कर रहे हैं। वैसे इस सीरीज के कंटिन्यूटी की सेंस की बात की जाए तो शुरुआत में तो बेथेस्डा के टॉड हावर्ड इसकी अपनी एक ओरिजिनल स्टोरी चाहते थे जो एक्चुअली गेम से जुड़ा हुआ ना हो, बट इस कहानी को जॉनथन नोलन ने गेम सीरीज की कंटिन्यूटी ही बनाई है, जिसके कारण इस सीरीज की कहानी 2296 में सेट है, जहां पर अब तक आई फॉलआउट गेम्स टाइमलाइन के हिसाब से पहुंच नहीं पाई हैं। इस सीरीज के अंदर हमें कूपर हावर्ड बेसिकली एक फिक्शनल एक्टर के रूप में दिखाया गया था, जिसकी इस मूवी के अंदर फिल्म भी थी अ मैन एंड हिज डॉग, जो बेसिकली एक एक्चुअल रेफरेंस था रियल लाइफ की शॉर्ट स्टोरी अ बॉय एंड हिज डॉग की, जो एक्चुअली 1975 में रिलीज हुई थी। और ये बेसिकली एक पोस्ट एपोकलिप्टिक कहानी बताती है एक लड़के और उसके साइकिक डॉग के बारे में। और इसी कहानी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस गेम सीरीज को बनाने का भी था, और इसी की वजह से डॉग मीट के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था। एपिसोड फर्स्ट के अंदर हमें वॉल्ट 33 में एक बहुत ही बेहतरीन लहलहाता हुआ मक्के की खेत देखने को मिली, बट क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई डिजिटल या फेक मक्के की खेत को बनाया नहीं गया था, बल्कि यहाँ पर रियल मक्के की खेत को उगाया गया था, जो बेसिकली $10,000 यानी 8,30,000 रुपए के आसपास थी। और इसे लगाने का आइडिया प्रोडक्शन डिजाइनर हावर्ड कमिंग्स का था। अब वैसे तो इस सीरीज की फिल्मिंग की शुरुआत 5 जुलाई 2022 को हुई थी, जहां पर मेजरली अमेरिका के न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और यूटा शहर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहीं पर वेस्टलैंड्स को दिखाने के लिए यहां पर अफ्रीका की कंट्री नमीबिया का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया, जहां पर नमीबिया के कोलमेंस्कॉप शहर, जो बेसिकली एक अबैंडन माइनिंग ऑपरेशन वाला टाउन है, ये पूरी तरह से डेजर्ट से ढका हुआ है और लूसी को इन्हीं जगहों पर घूमते हुए दिखाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर नमीबिया के कोस्टल एरिया यानी स्केलेटन कोस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बेसिकली ब्रदर ऑफ स्टील का हेडक्वार्टर्स दिखाया गया था। बात अगर की जाए विजुअल इफेक्ट्स की तो इस सीरीज के अंदर जे वर्थ ने विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन संभाली थी, जो पहले भी जॉनथन नोलन के साथ वेस्ट वर्ल्ड में काम कर चुके थे। और यहाँ पर कई सारी विजुअल इफेक्ट कंपनीज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सबसे पहले फ्रेम स्टोर ने इस सीरीज के अंदर याओ गुई और गल्पर को क्रिएट किया था। वहीं पर राइज इफेक्ट्स ने वर्ट बर्ड और पावर आर्मर पर काम किया था। वहीं पर स्वीडन की कंपनी इंपॉर्टेंट लुकिंग पिक्चर्स ने वॉल्ट 4 के साइक्लॉप्स ओवरसियर को बनाया था और स्निप को बनाया था। वहीं पर साथ ही साथ इंडिया की फ्यूचर वर्क स्टूडियोज ने गोल के नोज वर्क पर काम किया था। और इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर टोटल 3,300 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे। खैर इस सीरीज के अंदर हमें गेम से जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, जैसे कि वॉल्ट और वॉल्ट की डिटेल्स को यहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइनर हावर्ड कमिंग्स ने 1:1 स्केल के हिसाब से ही बनाया था, जिसके लिए उन्होंने गेम के
ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आर्ट्स का इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ उन्होंने उन्हीं के साथ काम किया जिन्होंने बेथेस्डा की ओरिजिनल फॉलआउट 3 गेम को बनाने में हेल्प की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रंटियर टाउन और जंकयार्ड की, तो ये लोकेशंस मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगे थे, बट ये भी पूरी तरह से एक सेट ही था जिसे क्रिएट किया गया था और इस लोकेशन को बेसिकली फॉलआउट 3 के मेगा टाउन और फॉलआउट 4 के डायमंड सिटी का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था, जहां पर एक्चुअली इस गेम की और इस फ्रेंचाइजी की कई सारी ईस्टर एग्स को शोकेस भी किया गया था और इस पूरे के पूरे लोकेशन को पॉपुलेट करने के लिए तकरीबन 150 एक्स्ट्रास का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर अगर बात करें इस सीरीज की ब्रदरहुड ऑफ स्टील के पावर आर्मर की, तो इस सीरीज के अंदर तो शुरुआत में इसे काफी सिंपलिस्टिक बनाने का सोचा गया था, जहां पर कई सारे कॉस्प्लेयर्स को हायर किया गया था इसके कॉन्सेप्ट आर्मर्स को बनाने के लिए, बट फाइनली यहाँ पर वीएफएक्स कंपनी लेगेसी का इस्तेमाल किया गया, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क के आर्मर्स को बनाने में हेल्प की थी, जहां पर इस पूरे आर्मर को बनाने में तकरीबन 18 से 20 हफ्ते तक का वक्त लगा था, जहां पर सबसे औसम बात है कि इन सब को प्रैक्टिकली ही बनाया गया था और इनके लिए किसी सीजीआई डबल या किसी पार्ट के लिए सीजीआई रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं पर अगर बात की जाए इस सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स यानी पिप बॉय की, तो इसे बेसिकली एक आर्म माउंटेड पर्सनल कंप्यूटर की तरह दिखाया गया है, जो बेसिकली एक अल्टरनेट रियलिटी के आईफोन की तरह ही था और इसे एक्चुअली गेम की एक्चुअल डायमेंशंस के हिसाब से थोड़ा छोटा बनाया गया है। खैर बिहाइंड द सीन इस प्रॉप को बनाने के लिए एक हैंड फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर आईफोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए स्पेसिफिक कस्टम एप्स बनाए गए थे जिससे एक्चुअली एक्टर्स इंटरैक्ट कर सकते थे। बाय द वे इस प्रॉप का एक रियल लाइफ वर्जन भी अवेलेबल है जिसे आप खरीद सकते हैं $200 में बेथेस्डा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। खैर अगर बात की जाए वॉल्ट्स के अंदर की शूटिंग की, तो वॉल्ट्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल सेट्स को डिजाइन किया गया था, जहाँ पर वॉल्ट 33 के साथ साथ हमें वॉल्ट 32 को भी दिखाया गया था। बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर वॉल्ट 32 को एक्चुअली इन्वर्टेड वे के अंदर दिखाया गया था और इस चीज के लिए यहाँ पर सरप्राइजिंगली प्रोडक्शन ने कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं की थी और एक्चुअली उन्होंने ना ही यहाँ पर सेपरेटली उन्होंने वॉल्ट 32 को बनाया था, जहां पर उन्होंने एक्चुअली वॉल्ट 33 को ही वॉल्ट 32 के रूप में इस्तेमाल किया था। बस इसी पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर इसके कई सारे सीन्स को बस रिवर्स कर दिया था। साथ ही साथ वॉल्यूम जो बेसिकली जायंट स्क्रीन सेट्स होती हैं उसका इस्तेमाल करके इसके माहौल को और ज्यादा डार्क किया गया। खैर अगर गूल की बात की जाए तो इस सीरीज के अंदर वॉल्टन गॉगिन्स का कैरेक्टर गूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित हुआ, जिसकी पूरी हिस्ट्री सीधे वॉल्ट से ही जुड़ी हुई थी, जिसकी शुरुआत एज अ कूपर हावर्ड एक्टर के रूप में हुई। बट क्या आपको मालूम है कि इस पूरे के पूरे गूल के कैरेक्टर के रूप में रेडी होने के लिए वॉल्टन गिबिन्स को 5 घंटे तक का वक्त लगता था इस पूरे के पूरे मेकअप को अप्लाई करने में। खैर जब वॉल्ट 33 की बात हो रही है तो इस वॉल्ट से जुड़ा हुआ एक प्लॉट होल है जो डाई हार्ड गेमर्स को काफी ज्यादा परेशान करता है, और वो ये है कि डिस्पाइट इस बात का दावा किया जा रहा है कि सीरीज के अंदर वॉल्ट 33 हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, इनिशियल गेम्स के अंदर वॉल्ट 33 को कभी मेंशन ही नहीं किया गया था, जिस पर फॉलआउट 1 के गेम डिजाइनर जेसी हायन ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जब वो इन गेम्स को बना रहे थे तो वो वॉल्ट्स के लिए रैंडम नंबर का इस्तेमाल करते थे और उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक वॉल्ट्स का एक लिस्ट नहीं था और ना ही उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग करके वॉल्ट्स के नंबर को बनाया था, जिसके कारण हो सकता है कि गेम यूनिवर्स के अंदर वॉल्ट 33 एग्जिस्ट करता हो बट उस गेम के रिकॉर्ड्स के अंदर वो मौजूद ना हो। खैर अगर बात करें इस सीरीज के क्रिटिकल रिस्पांस और व्यूअरशिप की, तो इस सीरीज को 65 मिलियन यूजर्स ने 16 दिन के अंदर अंदर देखा था, जो Amazon प्लेटफॉर्म की अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी शो बन चुकी है और इसने द बॉयज और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही साथ इस टीवी शो के रिलीज होने के बाद स्टीम चार्ट्स के अंदर फॉलआउट गेम को खेलने का प्लेयर बेस तकरीबन 160% से ज्यादा बढ़ गया, जहां पर बहुत सारे हार्डकोर गेमर्स और कैजुअल व्यूअर्स दोनों को ये शो काफी ज्यादा पसंद आया। अब अगर बात की जाए अवार्ड्स, नॉमिनेशन और फ्यूचर की, तो इस सीरीज को फिलहाल गॉथम टीवी अवार्ड्स के अंदर ब्रेक थ्रू ड्रामा सीरीज और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अ ड्रामा सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया है। बट हम सब जानते हैं
की अभी शुरुआती भर है। इस सीरीज को और भी कई सारे अवार्ड्स और नॉमिनेशन मिलने वाले हैं, जहां पर अमेज़न ने इस सीरीज के ऊपर टोटल 150 मिलियन डॉलर्स का खर्चा किया है। वहीं पर इस शो की सक्सेस को देखते हुए इसकी सीजन 2 को भी अनाउंस किया गया है, जो बेसिकली सीजन 1 के क्लाइमेक्स के वेगस ट्रिप के टीज के बाद कंफर्म होता है कि सीजन 2 के अंदर हमें न्यू वेगस देखने को मिलेगा। और न्यू वेगस लोकेशन भी फॉलआउट गेम्स की एक सेपरेट गेम का लोकेशन था, जहां पर सीजन 2 की शूटिंग के लिए लॉस एंजलिस और टोरंटो का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें टोरंटो ने अपनी तरफ से 25 मिलियन डॉलर्स का टैक्स इंसेंटिव दिया है इस सीरीज को कनाडा के टोरंटो में शूटिंग के लिए एनकरेज करने के लिए, जहां पर सीजन 2 को इस साल के सितंबर 2024 से शूट करना शुरू किया जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस वीडियो में बताए हुए फैक्ट्स के अलावा और कौन कौन से अमेजिंग फैक्ट्स मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी और सम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।